ड्राइंग प्रोसेस होता है जिसको इलेक्ट्रो प्लेटिंग या क्रोम प्लेटिंग कहते हैं। ये क्रोम प्लेटिंग किसी दूसरे धातु के स्टील वगैरह पे एक प्लेटिंग चढ़ाई जाती है जिसको क्रोम प्लेटिंग कहा जाता है। ये स्टील की तरह हो जाता है क्रोम प्लेटिंग चढ़ाने के बाद। इस पे ग्राइंडिंग मार देने पे यह स्मूथ सरफेस हो जाता है। इस चीज़ को दिखाने के लिए हम लोग एडिशनल ट्रीटमेंट लाइन का प्रयोग करते हैं। इसको समझ लीजिए किस तरीके से करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे ये आपका कोई शाफ्ट है, शाफ्ट का ड्राइंग है, ये कोई शाफ्ट है, ठीक है। यहाँ कोई शाफ्ट है, ये आपका कोई शाफ्ट है, ओके। हमको यहाँ पे इस सरफेस पे क्रोम प्लेटिंग चढ़ाना है, तो इसको यहाँ से इस तरीके का हम लोग ऐसे मोटा लाइन से दिखाते हैं और यहाँ पे हम लोग इसका गहराई लिख देते हैं। जैसे 0.5 mm गहरा क्रोम प्लेटिंग चढ़ाना है तो यहाँ पे 0.5 mm डीप लिख देते हैं। क्रोम प्लेटिंग लिख देंगे या इलेक्ट्रो प्लेटिंग लिख देंगे, ठीक है। इससे पता चल जाता है कि सरफेस के ऊपर हमें क्रोम प्लेटिंग करना है या इलेक्ट्रो प्लेटिंग करना है, ओके। तो इस तरीके से हम लोग जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया है। अब हम लोग देखते हैं कि लाइनों को खींचते समय या ड्राइंग बनाते समय कौन कौन सा सावधानी रखना है, उसके बारे में हम लोग अभी अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ मैंने डिटेल लिख दिया है। देखिए, रेखा खींचते समय ध्यान रखने वाली सावधानियाँ। पहला क्या है, सभी ऑब्जेक्ट लाइन एक समान मोटाई की होनी चाहिए। जितना भी ऑब्जेक्ट लाइन आप खींचते हो, एक ड्राइंग में या एक ऑब्जेक्ट का कई सारा आउटर लाइन होता है जिसको ऑब्जेक्ट लाइन बोलते हैं। अब उस ऑब्जेक्ट का जितना भी ऑब्जेक्ट लाइन खींचना है उसका मोटाई एक समान होनी चाहिए। दूसरा देखते हैं, सेंटर लाइन को ड्राइंग के अनुपात में ही खींचनी चाहिए। इसको लंबे डैश से शुरू कर लंबे डैश पर ही ख़त्म करना चाहिए। सेंटर लाइन जैसे अभी मैंने आपको बताया था, आइए फिर देख लेते हैं। ये आपके पास एक सिलेंडर है, देखिए इस सिलेंडर का हमने सेंटर लाइन दिखाया है। यहाँ पे हमने लंबे डैश से शुरुआत किया है और लंबे डैश पे ही इसको ख़त्म किया है। लंबे डैश से शुरुआत किया है और लंबे डैश पे ही ख़त्म किया है। इसके बाद आइए देखते हैं तीसरा नंबर, सेंटर लाइन को ड्राइंग से 5 मिलीमीटर तक बाहर की ओर बढ़ाकर खींचना चाहिए। कुछ इस तरीके से देखिए, यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट लाइन है, ये सिलेंडर का ऑब्जेक्ट लाइन है, ये बाहरी लाइन है आपका। यहाँ से 5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो डिस्टेंस है 5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से, ये 5 mm से ज़्यादा बाहर नहीं निकला हुआ होना चाहिए, ओके। आगे देखते हैं 4 नंबर, डॉटेड या हिडन लाइन को सही अनुपात तथा बराबर डैश द्वारा तैयार कर इनके बीच लगभग 1 या 2 mm का गैप देना चाहिए। डॉटेड या हिडन लाइन मतलब छुपे हुए भाग को जो हम लोग दिखाते हैं उसको 1 या 2 mm का उसमें गैप देना चाहिए। किसमें? डॉटेड या हिडन लाइन में। आइए 5वां देखते हैं, एक्सटेंशन लाइन को आउटर लाइन से लगभग 2 mm का गैप देकर एक्सटेंड कर देना चाहिए। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एक्सटेंशन लाइन को आउटर लाइन से लगभग 2 mm का गैप देकर एक्सटेंड करना चाहिए। इसको आइए समझते हैं।
मान लीजिए कि आपके पास यह एक किसी ऑब्जेक्ट का ड्राइंग है। इस ड्राइंग का कोई ना कोई माप होगा, तो चलिए हम माप यहाँ ले लेते हैं, इसका माप ले लेते हैं। माप क्या है, यहाँ पे हम माप ले लेते हैं। इसका माप मान लीजिए कि ये 75 mm है। कितना है, 75 mm है। अब ये जो कह रहा है यहाँ पे कि 2 mm का गैप देकर एक्सटेंड करना चाहिए। यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट लाइन है, इस ऑब्जेक्ट लाइन से यहाँ 2 mm गैप छोड़ के यहाँ से शुरुआत करना है। यहाँ देखिए 2 mm का गैप छोड़ा है, यहाँ से शुरुआत करना है और ये मैक्सिमम यहाँ 2 mm तक ही निकलना चाहिए। ये जो एक्सटेंशन लाइन है डायमेंशन लाइन से 2 mm से ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए। आइए इसके बाद अगला देखते हैं। छठा, कंस्ट्रक्शन लाइन पतली तथा काफ़ी हल्की होनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन लाइन इसमें मैंने नहीं बताया है आपको, चलिए इसके बारे में भी समझ लेते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम लोग ऑब्जेक्ट का ड्राइंग तैयार करते हैं तो पहले हम उसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन हल्के लाइनों से पहले करते हैं और जब यह कंफर्म हो जाते हैं कि मैंने जो ड्राइंग बनाया है वह सही बन गया है, तब जा कर के हम लोग उसको डार्क लाइन या जिसका जो रिक्वायरमेंट होता है वैसा लाइन खींचते हैं। तो पहले कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो लाइन हम लोग यूज करते हैं उसको कंस्ट्रक्शन लाइन कहते हैं। आगे देखते हैं, यह पतला लाइन होता है। कंस्ट्रक्शन लाइन बिल्कुल बारीक और हल्की होनी चाहिए जो सिर्फ आप ही को दिखाई दे। 7वां, प्रत्येक रेखा को खींचते समय उसकी स्टैंडर्ड थिकनेस को ध्यान में रखकर खींचने चाहिए। समझ में आ रहा है? आपके पास 10 या 11 तरह का लाइन है। इस लाइन का, हर लाइन का अपना अलग थिकनेस होता है। उस थिकनेस के अनुसार ही रेखा को खींचना चाहिए। जैसे ऑब्जेक्ट लाइन अगर आप खींच रहे हैं तो ऑब्जेक्ट लाइन को हमेशा थिक खींचना है, मोटा खींचना है और डार्क खींचना है, कंटिन्यूअस खींचना है। इस ऑब्जेक्ट लाइन का मोटाई जो है, थिकनेस, इसका लगभग 1.2 mm के आसपास होता है। ओके, सभी रेखाओं को हम लोग 3 तरह से बांट करके अध्ययन करते हैं। एक जो है पहला थिक लाइन, इंजीनियरिंग ड्राइंग में पहला जो है थिक लाइन और दूसरा मीडियम लाइन और तीसरा थिन लाइन का प्रयोग, मतलब पतली रेखा का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से पूरी इंजीनियरिंग ड्राइंग थिक, थिन और मीडियम लाइन के ऊपर आधारित है। जो लाइन जहाँ पे जैसा ISO मांगता है उसी तरह का लाइन हमें खींचना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ड्राइंग की क्लैरिटी ख़राब हो जाएगा और यह माना जाता है कि आपको इसका इंजीनियरिंग ड्राइंग का अल्फ़ाबेट या ग्रामर सही से पता नहीं है। ओके, इस तरीके से हम लोग टाइप्स ऑफ लाइन को ख़त्म किए। अगला जो चैप्टर हम आपको बताएंगे वह होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। क्या पढ़ाएंगे? इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि ड्राइंग बनाते समय या लाइनों को खींचते समय किस किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ हम लोग प्रयोग करेंगे, उसके बारे में अगले क्लास में स्टडी करेंगे। ओके, धन्यवाद। आज का चैप्टर ख़त्म हुआ, फिर अगले क्लास में हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।